नमस्कार, मैं हूं सृजन राज और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। अभी तक हमने खाका कमेटी की रिपोर्ट पर इस सीरीज में कई मुद्दों पर बातचीत की है, जैसे आदिवासी कौन है से लेकर हमने देखा कि अनुसूचित क्षेत्र क्या है। इन तथ्यों से आदिवासी मुद्दों को समझने में आसानी होगी। अगर अभी तक आपने हमारी सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप जरूर देखें। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे आदिवासियों की आजीविका के बारे में। साथ ही यह जानने की कोशिश भी होगी कि क्या देश में आदिवासियों की हालत सुधरी है। इस बारे में प्रोफेसर खाका कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है, आज समझने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले की शुरुआत करते हुए पहले देखते हैं भारत में आदिवासियों की परंपरागत व्यवसाय क्या थे। परंपरागत तौर पर आदिवासी शिकार, पहाड़ी खेती, साधारण कारीगरी, मवेशी चराना, कृषि या गैर कृषि श्रमिक जैसे काम करते रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि देश के ज्यादातर आदिवासी समुदाय जीने के लिए जंगल पर ही निर्भर थे। क्योंकि आदिवासी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे, इन संसाधनों के चले जाने से इनके व्यवसाय में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, जैसे जंगल की जमीन कम हो जाने और कुछ कानून जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आ जाने से जंगल में शिकार पर पाबंदी लग गई। इसका असर आदिवासियों के खाने पर पड़ा। आजादी के बाद शहरीकरण और औद्योगिकरण की लहर में आदिवासियों के आजीविका के पारंपरिक संसाधन कम होते चले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि जो आदिवासी जंगल से अपना खाना जुटाता था, उसकी भी बाजार पर निर्भरता बढ़ती गई। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में बिजनेस 77%, ट्रेड 42% और इंडस्ट्री 100% से बढ़ा है। यह सर्वे बताता है कि आदिवासी मजदूरों की संख्या माइनिंग और भवन निर्माण में बढ़ी है। खाका कमेटी की रिपोर्ट में इस सिलसिले में एक सुझाव दिया गया है कि NSSO के सर्वे या जनगणना में इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि आदिवासियों के व्यवसाय में किस तरह के बदलाव आए हैं। चलिए इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। मसलन आदिवासी अन्य समुदायों की तुलना में अधिक जमीन का मालिक है, फिर भी वह गरीबी में क्यों घिरा है। देखते हैं खाका कमेटी की रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है। 2003 के NSSO के सर्वे के अनुसार आदिवासियों के पास बाकी समुदायों की तुलना में ज्यादा क्षेत्र है। जहां भारत में गैर आदिवासी परिवारों के पास औसत क्षेत्र 0.563 हेक्टेयर है, वहीं आदिवासी परिवारों का औसत 0.708 हेक्टेयर है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि करीब 8% आदिवासी परिवार 10% जमीन के मालिक है। रिपोर्ट यहां पर एक जरूरी तथ्य की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहती है कि शायद इसका एक कारण यह है कि आदिवासियों की जमीन किसी गैर आदिवासी को बेचे जाने पर प्रतिबंध है। इतिहास में देखें तो आदिवासियों के आसपास के जंगल पर उनका अधिकार था, मगर यह एक अधूरी कहानी होगी अगर हम यह ना समझे कि भूमि का वितरण कैसे किया गया है। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। हमने अभी यह देखा कि आदिवासियों के पास अन्य सामाजिक समूहों से ज्यादा जमीन है, लेकिन आदिवासी समुदाय के भीतर भी जमीन के वितरण में असमानता मिलती है। मसलन यह रिपोर्ट बताती है कि 63% आदिवासी परिवारों के पास केवल 27% भूमि है। यानी आदिवासियों में भी जो बड़े परिवार है, उनके पास ही बाकी समूहों से ज्यादा जमीन है। तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि आदिवासी बाकी समाज के बराबर स्तर पर हैं? शायद नहीं। आइए समझते हैं कैसे। देश में परिवारों के पास मौजूद संपत्ति उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति के इंडिकेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार आदिवासी परिवारों के पास टीवी और 2 पहिया वाहनों की तादाद बढ़ी है। इसके साथ ही 30% आदिवासी जनसंख्या के पास मोबाइल फोन है और 82% जनसंख्या के पास साइकिल है।
पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कुछ और तथ्य जान लेना जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि के दौरान कई राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम और तमिलनाडु ने छात्रों को मुफ्त साइकिल दिए थे। जिन्हें साइकिल दी गई थी वे गरीबी रेखा के नीचे आते थे। इनमें आदिवासी परिवार भी शामिल थे। रिपोर्ट यह भी कहती है टीवी और मोबाइल आदि में बढ़ोतरी आदिवासियों की सीजनल माइग्रेशन की वजह से हो सकती है, जो शहरों में रोजगार के लिए जाते हैं। यह हो सकता है जब वो लौटते हैं तब अपने साथ कई प्रकार के आधुनिक यंत्र अपने साथ लाते हैं, जो इन तथ्यों में दिखाई पड़ता है। मगर बिना किसी संपत्ति वाले परिवार अन्य समूहों की तुलना में आदिवासियों में 2 गुना है। इसके साथ ही रिपोर्ट कहती है कि आदिवासियों के पास काफी कम सुविधाएं हैं, और यही नहीं बल्कि बिना किसी सुविधा में रहने वाले परिवार सबसे ज्यादा आदिवासियों में ही हैं, जहां 18.55% आदिवासी परिवारों के पास कोई सुविधाएं नहीं हैं। अब भी आदिवासियों के पास बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, स्वच्छता, ईंधन और घर नहीं है, और जिन परिवारों के पास घर है दुर्भाग्यवश उनकी हालत अच्छी नहीं कही जा सकती है। आइए एक नजर डालते हैं। खाका कमेटी की रिपोर्ट की माने तो अभी भी सिर्फ 40% आदिवासी परिवारों के पास ऐसे घर हैं जिन्हें अच्छा कहा जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में केवल 46% आदिवासी परिवारों के पास बिजली की सुविधा है। बाकी 50% से भी ज्यादा परिवार रोशनी के प्रबंध के लिए केरोसिन पर निर्भर है। आदिवासी इलाकों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन आज भी लकड़ी है, जो 85% आदिवासी जनसंख्या इस्तेमाल करती है। इस प्रकार 95% आदिवासी परिवार पारंपरिक ईंधन पर गुजारा कर रही है। वहीं अन्य सामाजिक समूहों में यह केवल 85% है। अगर एलपीजी गैस की बात करें तो केवल 2.94% परिवार इसका इस्तेमाल करते हैं। पानी की बात करें तो केवल 19% आदिवासी जनसंख्या के घर तक पानी आता है, और इसका मुख्य स्रोत हैंडपंप होता है। मगर सिर्फ 10% आदिवासी परिवारों के लिए ही हैंडपंप की सुविधा है। बाकी खुले कुएं या दूर किसी स्रोत से पानी लाने पर मजबूर है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट कहती है 77% आदिवासी जनसंख्या के पास शौचालय नहीं है, जहां 74% जनसंख्या खुले में शौच करती है। इसके साथ ही केवल 22% आदिवासी घरों में शौचालय है। सिर्फ ये नहीं, चिंता की बात है कि केवल 17% घरों में नहाने की सुविधा उपलब्ध है। इन सब में महिलाओं को ही सबसे ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने अपने पिछले एपिसोडों में जाना था कि कर्ज और बंधुआ मजदूरी के जाल में आदिवासी फंसता ही जा रहा है। खाका कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार केवल 44% आदिवासी परिवारों पर ही बैंक में खाता खुला है। खाका कमेटी ने इन तथ्यों की रोशनी में कुछ सुझाव भी दिए हैं। पहला सुझाव, अधिकतम आदिवासियों के पास अपनी जमीन है और उस पर खेती करना उनका मुख्य व्यवसाय है, पर सिंचाई के लिए पानी एक बड़ी दिक्कत है। इसके लिए लघु सिंचाई परियोजनाओं की जरूरत है। दूसरा सुझाव, पानी की किल्लत से लड़ने के लिए डिग्रेडेड लैंड पर वाटर मैनेजमेंट के लिए एक सही रणनीति बनाने की जरूरत है। पानी के बड़े डैम आदिवासियों के हित में नहीं रहे हैं, इसलिए पानी जमा करने के लिए छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए जाने पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा सुझाव कहता है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में काफी जंगल पाए जाते हैं, उसी वजह से आदिवासियों को वनों के संरक्षण में भाग लेने की अनुमति मिलनी चाहिए, और वन संरक्षण कानून के अंतर्गत आने वाले जंगल के क्षेत्रों में खेती करने की जगह उन पर इको फॉरेस्ट्री होनी चाहिए, जो आदिवासी किसानों को ज्यादा उत्पादन देगी। आज इतना ही। एक बार फिर आपको याद दिलाना था कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।